सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार पाकिस्तान में पत्रकारों पर हमले से उठा सुरक्षा पर सवाल, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सूची में भारत को माना जाता है पत्रकारों के लिए ज्यादा खतरनाक। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मदद करने वाले दुभाषियों का दर्द। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे दिल्ली में गुमनाम ग्राफिटी आर्टिस्ट कैसे पहुंचा रहा है लोगों तक सामाजिक संदेश। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। हाल ही में पाकिस्तान में जियो न्यूज के पत्रकार हामिद मीर पर हुए हमले के बाद वहां पर पत्रकारों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले भी वहां पत्रकारों को निशाना बनाया जा चुका है। हालांकि पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में काम करने का वादा किया था, लेकिन इस ताजा हमले से एक बार फिर पाकिस्तान में रिपोर्टिंग के खौफजदा माहौल पर चिंता हो रही है। पाकिस्तान की सड़कों पर नारे लगाते ये वो पत्रकार हैं जो जियो टीवी के एंकर हामिद मीर पर हुए जानलेवा हमले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हामिद मीर पर बीते शनिवार को कार और मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उस वक्त गोली चलाई जब वो अपनी कार में कराची एयरपोर्ट से जियो टीवी के दफ्तर जा रहे थे। हामिद को 3 गोलियां लगी हैं, हालांकि अब वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हामिद मीर के परिजनों ने हमले का आरोप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पर लगाया है। मामले की जांच का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की समिति को सौंपा गया है। पाकिस्तान में पत्रकारों पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले साल जून में नवाज शरीफ सरकार के सत्ता संभालने के बाद से अब तक 7 पत्रकार मारे जा चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 1992 से लेकर आज तक पाकिस्तान में 52 पत्रकार हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों को सुलझाया नहीं जा सका है। पत्रकार धार्मिक गुटों से खतरे का सामना कर रहे हैं, चरमपंथियों से खतरे का सामना कर रहे हैं। हमारी सरकार पत्रकारों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम रही है। पिछले महीने ही एक्सप्रेस न्यूज के पत्रकार रजा रूमी पर भी लाहौर में जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले में उनके ड्राइवर की मौत हो गई थी और वो बाल बाल बच गए थे। मैं एक दुविधा में हूँ कि इसी तरह काम करते रहना सही भी है या नहीं। मेरा परिवार है, मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मैं शहीद नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान में बहुत से लोग शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान में पत्रकारों पर ऐसे हमले रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। खबरों को छापने या दिखाने को लेकर वो पहले भी तरह तरह के दबावों का सामना करते रहे हैं, लेकिन अब उनकी जान पर ही बनाई है। पहले जमाने में सेंसरशिप जो होती थी वो अल्फाजों को काट लेते थे लोग, एडिटर्स को निकाल देते थे, रिपोर्टर बेचारा नौकरी से जाता था। लेकिन अब तो बोली चल रही है, तो वो लम्हा फिक्र है सबके लिए। ऐसे खौफजदा माहौल में पाकिस्तान के पत्रकार अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में वो जान पर खेलकर अपना फर्ज निभाते रहें या फिर इस जिम्मेदार पेशे से किनारा कर लें। BBC रिपोर्ट। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देशों में पत्रकार निशाना बनते रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यूज सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें आकलन किया गया कि दुनिया भर में कहां-कहां हिंसा या हादसों में पत्रकारों की जान गई या फिर निशाना बनाकर उनकी हत्या की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया जर्नलिस्ट के लिए सबसे खतरनाक देश है, जहां पिछले साल 20 पत्रकार मारे गए। इराक दूसरे नंबर पर है, जहां पिछले साल 16 पत्रकारों की जान गई। पत्रकारों के लिए तीसरा सबसे खतरनाक देश है फिलीपींस, जहां 14 पत्रकार मारे गए, जिनमें से कुछ की जान तूफान हयान के दौरान गई थी। और इस लिस्ट में चौथा सबसे खतरनाक देश है भारत। इसी मुद्दे पर हमने बात की दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से और सबसे पहले उनसे पूछा कि क्या कारण है कि भारत में इतने रिपोर्टरों की मौत हुई कि इस अंतर्राष्ट्रीय सूची में पत्रकारों के लिए चौथा सबसे खतरनाक देश भारत माना जा रहा है। मैंने जायजा इसका लिया तो मैंने पाया कि ज्यादातर इसमें पत्रकार वे हैं जो सुदूर इलाकों में काम करते हैं या स्टेट्स में काम करते हैं। उनमें कई ऐसे हैं जो स्ट्रिंगर्स हैं
या अंशकालिक संवाददाता हैं, ऐसे भी लोग थे जो। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए पूरी भारतीय पत्रकारिता के कॉन्टेक्स्ट में, तो पत्रकारिता में खासकर जो इलाके ऐसे हैं जहां की राजधानी दूर है, जहां महानगर दूर हैं, जहां सत्ता और शासन का केंद्र नहीं है, वहां पत्रकार ज्यादा सुरक्षित हैं। और जो सत्ता केंद्र हैं वहां दूसरी तरह से असुरक्षित हैं पत्रकार। उनके प्रोफेशन, उनके लेखन, उनके एक्सप्रेशन पर खतरा है। किन परिस्थितियों में खतरा पैदा होता है रिपोर्टरों को? जैसे सुदूर इलाके जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो ज्यादा जोखिम भरे हैं, खासकर जहां फिजिकल अटैक्स होते हैं, शारीरिक हमले हो रहे हैं, लोगों को तरह तरह से सताया जा रहा है, उनके परिवार वालों को सताया जा रहा है, एक तो उस तरह की चीजें हैं। और उसमें जो कन्फ्लिक्ट जोन्स हैं बहुत सारी इस अपने देश में, जो टकराव और संघर्ष के इलाके हैं, जहां तरह तरह के आंदोलन चल रहे हैं, कई बार जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, पत्रकारों को खतरा उनसे भी होता है। आपने कश्मीर के मामले में देखा होगा, बहुत सारे पत्रकारों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। तो भारत में जर्नलिस्ट की सुरक्षा के लिए क्या कानूनी प्रावधान है? भारत में श्रमजीवी पत्रकार कानून तो है, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट तो है, लेकिन शायद ही बड़े संस्थानों में कहीं वो लागू हो। वह सिमट के रह गया है कुछ एक संस्थानों तक। सारे के सारे पत्रकारों को एक तरह से ठेके पर ला दिया गया है। ऐसे दौर में जब कानून उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए कोई कानूनी कवच नहीं है, तो जाहिर है असुरक्षित है वो। ये थे दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, यूक्रेन में गहराता संकट, क्या कड़ा हो रहा है अमेरिका का रुख। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। अमेरिका ने इस पर कड़ा बयान देते हुए कहा कि रूस के पास यूक्रेन में संकट टालने के अपने वादे को पूरा करने के लिए बस कुछ ही दिनों का वक्त है। अमेरिका ने रूस के पड़ोसी देश पोलैंड में अपने सैनिक भी भेजे हैं। तो क्या अमेरिका रूस पर अपना रुख सख्त कर रहा है? क्राइमिया को लेकर मार्च में रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ संकट लगातार गहराता जा रहा है। विश्व के कई देश स्थिति पर चिंता जता चुके हैं। इस बीच अमेरिका के करीब 600 सैनिक पोलैंड पहुंचे हैं। इसे यूक्रेन के प्रति समर्थन दिखाने के एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हमारा संदेश यही है कि हम यूरोप के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका रूस को लेकर अपना रुख कड़ा कर रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन दौरे में दोहराया है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ है। किसी भी देश को ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे देश की जमीन हड़प ले। ये हक किसी को नहीं है। क्राइमिया पर रूस के अनधिकृत कब्जे को हम कभी मान्यता नहीं देंगे, नहीं दुनिया इसे मानेगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने तो तस्वीरें भी जारी की हैं। उसका कहना है कि इन तस्वीरों में रूस से जुड़े तमाम सबूत शामिल हैं, और वो ये कि पूरे यूक्रेन में रूसी सैनिक और उपकरण मौजूद हैं जो कथित रूप से विद्रोह को भड़का रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वे यूक्रेन में $5 करोड़ की मदद लेकर आए हैं और साथ ही गैर सैन्य उपकरण भी। लेकिन यूक्रेन के उच्च अधिकारियों का कहना है कि वे ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। हमें ऐसी सहायता चाहिए जो आधुनिकीकरण में काम आए, जो हमारी सेना और राष्ट्रीय गार्ड को ज्यादा कारगर बना सके, साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास हो। रूस आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन पिछले हफ्ते जिनेवा में हुए समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इसमें तय हुआ था कि दोनों पक्ष हिंसा से बचेंगे, लेकिन पिछले रविवार को यूक्रेन में एक नाके पर हमला हुआ था जिसकी निगरानी रूस समर्थक लोग कर रहे थे। रूस का कहना है कि हमले को यूक्रेन सरकार रोक नहीं पाई, जबकि यूक्रेन इसे रूस का उकसाने वाला कदम बता रहा है। पिछले हफ्ते हुई इस गोलीबारी में कुछ लोगों की मौत के बाद पूरे यूक्रेन में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यूक्रेन में रूस का समर्थन कर रहे अलगाववादी रूस के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें रूस पर टिकी हैं। बीबीसी रिपोर्ट। और अब बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंडअप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर।
फिलिस्तीन के दो प्रतिद्वंदी गुट फतह और हमास ने 7 साल बाद फिर से साथ मिलकर नई सरकार बनाने का निर्णय लिया। इजरायल, अमेरिका और यूरोपीय संघ हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। 2007 में हमास और फतह के बीच हिंसक मतभेद हुआ था। बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवन के मुताबिक इस डील का समय बेहद अहम है, क्योंकि यह समझौता फलस्तीन प्राधिकरण और इजरायल के बीच दिक्कत में पड़ती शांति वार्ता के नतीजे पर पहुंचने की डेडलाइन से ठीक पहले किया गया। इसके बाद इजरायल की तरफ से फतह के साथ शांति वार्ता रद्द कर दी गई। दक्षिण कोरिया के सियोल में है बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन, जहां पिछले हफ्ते हुए नौका हादसे में मारे गए लोगों के लिए स्मृति सभा आयोजित की गई। इस हादसे में 160 से ज्यादा जानें चली गई थीं, जिनमें से ज्यादातर एक ही स्कूल के छात्र थे। नाव में 476 लोग सवार थे, जिनमें से 174 को बचा लिया गया। हादसे के कारण की जांच चल रही है और नाव के कप्तान को गिरफ्तार किया जा चुका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है बीबीसी संवाददाता अकबर हुसैन, जहां कपड़ों की फैक्ट्री राना प्लाजा की 8 मंजिला इमारत गिरने के 1 साल पूरे होने पर वहां कई लोग पीड़ितों को याद करने के लिए इकट्ठा हुए थे। कई पीड़ित परिवारों ने बेहतर मुआवजे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। हादसे में 1100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों जख्मी हो गए थे। अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सेना की वापसी के चलते उनकी मदद करने वाले हजारों अफगान दुभाषियों को भी सुरक्षित ठिकानों को छोड़ना पड़ रहा है। अमेरिका की मदद करने की वजह से कई अफगान दुभाषी तालिबान के निशाने पर हैं। हालांकि ऐसे दुभाषियों के लिए अमेरिकी सरकार ने वीजा देने का प्रोग्राम शुरू तो किया है, लेकिन प्रक्रिया बेहद धीमी है। अमेरिका पहुंचे ऐसे ही एक दुभाषी से मिले बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। जानिश शनवारी आज अमेरिका में खौफ से आजाद जिंदगी जी रहे हैं। थैंक यू ब्रदर, तशक्कुर। 5 महीने पहले अफगानिस्तान में उनका हर लम्हा तालिबान के खौफ के साए में गुजर रहा था। मेरा और मेरे परिवार का नाम तालिबान की हत्या सूची में था। वे हमें मारना चाहते थे क्योंकि हम अमेरिकी सरकार के लिए काम कर रहे थे। अमेरिकी फौज के लिए दुभाषिए का काम करने वाले जानिस ने अपनी जान पर खेलकर कई अमेरिकी फौजियों की जान बचाई थी। उन्हीं में से एक ने 3 साल की कोशिशों के बाद उनके लिए अमेरिकी वीजा जारी करवाया। जानिस मेरे भाई हैं, वो मेरे सैनिकों में से एक हैं, मेरी यूनिट के सदस्य हैं। उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई। लड़ाई के मैदान में हमारा जो रिश्ता बना, उसे निभाने के लिए, उन्हें घर लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। जैसे जैसे अमेरिकी कैंप बंद हो रहे हैं, जानिस जैसे हजारों दुभाषियों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर वो घर जाएंगे तो तालिबान मार डालेंगे। हर महीने और हर हफ्ते वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। वो किसी को बताने का भरोसा भी नहीं कर सकते कि कहाँ छुपे हैं। वो न तो अपने गांव जा सकते हैं और न ही अपने परिवार के पास जा सकते हैं। अमेरिकी वीजा की तादाद गिनी चुनी है और वहाँ भी उनकी अर्जी बरसों तक विदेश विभाग और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की हरी झंडी की मोहताज बनी रहती है। आज भी उन्हें संभावित खतरे के रूप में देखा जाता है। इनके अमेरिकी वीजा के आवेदन पर विचार के दौरान उसे रद्द करने के बहाने ढूंढे जाते हैं। बिन लादेन के अनुभव के बाद ये लोग डरे हुए हैं। मैट जेलर और जानिस अब कांग्रेस पर दबाव डालने में लगे हैं कि इन वीजा की तादाद को भी बढ़ाया जाए। अमेरिकी फौज जंग में एक उसूल पर अमल करती है, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई साथी फौजी पीछे न रह जाए। देखने वाली बात यह है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तालिबान के खिलाफ जंग करने वाले ये अफगान उसके दायरे में आते हैं या नहीं। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी न्यूज, वॉशिंगटन। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अब चेहरे पर दाढ़ी उगाने के लिए ट्रांसप्लांट का सहारा। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। इस बार भारत में आम चुनावों में आर्थिक विकास एक बड़ा मुद्दा है। पिछले कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था कुछ सुस्त जरूर हुई, लेकिन फिर भी नए व्यवसाय बढ़ रहे हैं और ये सिर्फ भारतीयों ने ही नहीं शुरू किए हैं, विदेश से भारत आए लोगों ने भी अपने आइडिया भारत में लॉन्च किए हैं। बैंगलोर से बीबीसी संवाददाता समीर हाशमी की रिपोर्ट। देखने में ये एक कार पार्किंग जैसा लग सकता है, लेकिन ये पार्किंग नहीं बल्कि एक कंपनी का कामकाज यहाँ से होता है। ये भारत की उन चंद कंपनियों में से है जहां आप किराए पर कार लेकर खुद ड्राइव करके घूम सकते हैं। अब तक भारत में कार किराए पर लेने का मतलब था साथ में ड्राइवर भी लेना, लेकिन ब्रिटेन के डेविड बैक और अमेरिका के ग्रेग मॉर्गन ने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ी और बैंगलोर में आकर ये कंपनी शुरू की।
ये कदम साहसी तो लगता है, पर भारत में विदेशी होकर कंपनी खोलना मुश्किल है। A lot of people thought, oh, these white Americans. कई लोगों को लगता है कि ये गोरे अमरीकी आ तो गए हैं कंपनी शुरू करने, लेकिन जैसे ही दिक्कतें शुरू होंगी ये भाग जाएंगे। इसी कारण निवेशक भी पहले दुविधा में थे, लेकिन अब हम 1 साल से इस धंधे में हैं। हमने ऐसी सोच को गलत साबित किया है। मार्क हेनन 6 साल पहले ब्रिटेन से भारत आए थे अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने ब्रांडिंग और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस की कंपनी खोली। मैं समझता हूँ कि भारत के बारे में दूरदृष्टि की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 साल भारत में जबरदस्त रहने वाले हैं। निवेशक भी इसे लेकर काफी सकारात्मक हैं। पिछले साल निवेशकों ने भारत में नई कंपनियों में $1.5 अरब से अधिक की राशि लगाई थी, जिसमें ई कॉमर्स सेक्टर सबसे पॉपुलर रहा। It's good to see this रिवर्स माइग्रेशन होते देखना अच्छा लगता है। मतलब विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं, ये खुले दिमाग से चीजों को देखते हैं, उद्यमशील हैं। मुझे नहीं लगता कि सारे भारतीय बिजनेसमैन ऐसे होते हैं। भारत सरकार लंबे समय से विदेशियों के लिए भारत में व्यवसाय को सुलभ बनाने पर विचार करती रही है। अगर ऐसा होता है तो मार्क जैसे कई विदेशी आने वाले दिनों में भारत में व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। समीर हाशमी, BBC, बैंगलोर। झड़ते बालों से निजात पाने या फिर बाल दोबारा उगाने के लिए तो आपने कई नुस्खे सुने होंगे। गंजेपन से निपटने के लिए कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी दाढ़ी के लिए ट्रांसप्लांट सुना है? ये हो रहा है कनाडा में। वहां दाढ़ी के लिए चेहरे पर बाल ट्रांसप्लांट करवाने का चलन बढ़ रहा है। कनाडा के रूडी लैनिडिस वहाँ दाढ़ी के बढ़ते फैशन के कायल हैं। अपने चेहरे पर उगे नए बालों से वे काफी खुश हैं, और क्यों न हो, उन्हें नई दाढ़ी जो मिली है, दाढ़ी जो उनके सिर के बालों से आई है। डॉक्टर जमील असारिया कहते हैं, हम पहले साल में 1 या 2 बार ही करते थे, लेकिन अब हर हफ्ते इस तरह के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। फेशियल ट्रांसप्लांट के जरिए दाढ़ी चाहिए तो 12 घंटे का ऑपरेशन होगा और जेब से लगेंगे $5,000 से $15,000। मेरे पास मौका था दाढ़ी रखने का, आजकल फैशन में आ गया है दाढ़ी रखना। आम लोग हों या हॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार, एक नजर दौड़ाएंगे तो लगेगा कि कैसे क्लीन शेव्ड लुक फैशन से बाहर जा रहा है। वैसे इस पर सबकी अपनी अपनी राय है। मुझे दाढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ठीक लगती है दाढ़ी, आप इस पर हाथ फिरा सकते हैं। वैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा से दाढ़ी पर खास ध्यान देते रहे हैं। उनके लिए दाढ़ी शान की बात रही है। उन्हें शायद समझ नहीं आ रहा कि दाढ़ी को लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा है। BBC न्यूज। और अब एक नजर तकनीक की दुनिया की कुछ खबरों पर क्लिक में। फेसबुक जल्द ही एक नया फीचर ला रहा है, जिसकी मदद से आप अपने दोस्तों की लोकेशन जान पाएंगे। नियर बॉय फ्रेंड्स नाम का ये फीचर मोबाइल फोन सिग्नल और GPS के डेटा के आधार पर काम करेगा। फेसबुक का कहना है कि इससे प्राइवेसी को खतरा नहीं है, क्योंकि ये सेवा तभी काम करेगी अगर आप और आपके दोस्त अपना लोकेशन डेटा शेयर करने पर राजी होंगे। स्ट्रीमिंग की लड़ाई में ऑनलाइन कंपनी नेटफ्लिक्स को झटका देने को तैयार है। Amazon ने अमेरिकी केबल चैनल HBO से समझौता किया है। इसके तहत द सोप्रानोस जैसे जाने माने टीवी शो ऑनलाइन दिखाए जा सकेंगे। इससे पहले नेटफ्लिक्स ने नए खरीदारों के लिए सब्सक्रिप्शन फीस बढ़ाने की संभावना जताई थी। नोकिया का अब अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को €5.5 अरब में खरीदने की घोषणा की थी। अब माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि चीन से अप्रूवल के बाद खरीद की प्रक्रिया पूरी हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट को उम्मीद है कि ये डील मोबाइल बाजार में उसकी स्थिति मजबूत करेगी। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने पिछले हफ्ते ट्विटर पर नई शुरुआत की और बुरे फंसे। विभाग ने ट्विटर पर लोगों से तस्वीरें भेजने के लिए कहा, अच्छी तस्वीरें, लेकिन लोगों ने भेजी वो तस्वीरें जिनमें पुलिस वाले लोगों को मारते पीटते दिखे। हालांकि पुलिस विभाग ने बाद में कहा कि ट्विटर खुला मंच है बातचीत का। आजकल दिल्ली में कई दीवारों पर चित्रकारी के जरिए तरह तरह के सामाजिक संदेश नजर आते हैं, लेकिन इनको बनाने वाले का चेहरा कोई नहीं देख पाता। ये शख्स खुद को डाकू बुलाता है और इसकी तुलना बैंक्सी नाम के ब्रितानी ग्राफिटी चित्रकार से हो रही है। लेकिन दिल्ली में ये शख्स गुमनाम तरीके से दीवारों पर संदेश क्यों लिख रहे हैं? क्या है मकसद? डाकू से BBC की खास मुलाकात। My name is Daku and I'm a street artist. मेरा नाम डाकू है, मैं एक स्ट्रीट आर्टिस्ट हूँ।
डाकू is a Hindi word. खुद को डाकू बताने वाला ये कलाकार अपना असली नाम छिपाता है, अपनी सूरत भी छिपाता है। रात के अंधेरे में ये डाकू दीवारों पर डाका डालता है। बंदूक और गोलियों की जगह उसके हाथों में होते हैं कैन और कलर। दिल्ली की सड़कों से गुजरते वक्त अक्सर दीवारों पर डाकू की ग्राफिटी पेंटिंग दिख जाती है। इनमें अक्सर सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी होते हैं। डाकू कहता है कि अक्सर लोग उसकी तस्वीरों का अलग मतलब निकालते हैं। जैसे मतदान से जुड़ी ये तस्वीर, किसी की नजरों में ये वोटिंग समर्थक पेंटिंग है तो किसी की नजरों में वोटिंग विरोधी। उसके संदेश लाल बत्तियों पर भी दिख जाते हैं। घूस बंद करो, शॉपिंग बंद करो, बलात्कार बंद करो। Stop raping. There are like so many of them. ग्राफिटी गैर कानूनी है, इसे तोड़फोड़ का अपराध माना जाता है, पर डाकू को ऐतराज है। वो पूछता है कि भारत में दीवारों को पेशाब कर गंदा करने से तो कानून नहीं टूटता, मगर उस पर ग्राफिटी बनाने से कानून टूट जाता है। That's legal, but painting is illegal. How is that? वैसे सब बुरा हो ऐसा नहीं। डाकू कहता है यूरोप और अमेरिका में लोग ग्राफिटी को अच्छी नजर से नहीं देखते, पर भारत में लोगों को इसमें ऐसी बुराई नहीं लगती, बल्कि उन्हें लगता है कि दीवार सुंदर हो गई। Color on the wall. डाकू की ख्वाहिश है कि चाहे इस कला को ग्राफिटी कहकर पुकारा जाए या स्ट्रीट आर्ट या किसी और नाम से, इससे और युवा जुड़े और अपने आप को अभिव्यक्त करें। डाकू को लगता है दीवारें कला के प्रदर्शन का सशक्त माध्यम है और वे इसका बखूबी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। And express themselves, especially on streets. डीवीसी रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में इस बार इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।